हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ के चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.4 के बारे में। ये एक्सरसाइज बच्चों बहुत ही छोटा है। इस एक्सरसाइज में हमें बस दो चीजें पढ़नी है, एक उपसारणी और एक सहखंड। लेकिन ये जो सहखंड निकालना हम सीखेंगे, उपसारणी का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं है। उपसारणी कुछ है भी नहीं, बहुत आसान है, आप देखते ही समझ जाएंगे। ये पेपर में भी नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो सहखंड है इसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सहखंड का पूर्ण रूप से दूसरी एक्सरसाइज में आपको प्रयोग होने वाला है, एक्सरसाइज 4.5 में। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि दो चीजें जो हमें एक्सरसाइज में पढ़नी है, बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है, मात्र एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है, जिसमें से 5वां क्वेश्चन बहुविकल्पीय है। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें इसमें हमें पढ़ना क्या है, तो पढ़ना हमें पहले जो पढ़ना है उसे हम समझ लेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो हमें पढ़ना है बच्चों पहले उपसारणी और दूसरा चीज हमें पढ़ना है सहखंड। सहखंड को हम लोग इस साइड में लिख लेते हैं। ये दो चीजें हमें पढ़नी है इस एक्सरसाइज में, और ये एक्सरसाइज हमारा समाप्त हो जाएगा। सर जी उपसारणी क्या होती है? एक चीज और, ये जो उपसारणी है इसे हम M से डिनोट करते हैं, और ये सहखंड है इसे हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। IJ लगा दीजिए, जिस पद की बात हो रही है यहां पे भी IJ लगा दीजिए। तो सहखंड को किससे डिनोट करते हैं? सर जी AIJ से, और उपसारणी को M से डिनोट करते हैं। क्या होता है सहखंड और क्या होती है उपसारणी? दोनों एक दूसरे के एक ही सिक्के के पहलू हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। कैसे? तो देखिएगा, सबसे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि उपसारणी और सहखंड में संबंध क्या है। उपसारणी और सहखंड में संबंध भी है जी, लेकिन पहले समझ लीजिए उपसारणी क्या है। जैसे देखिए, ये हमारी एक सारणी है, 2 3 4 5 6 2 3 1 0 नहीं, 0 नहीं, यहाँ पे 4 कर लीजिए, 3 कर लीजिए। ये हमारी एक उपसारणी है, और मैं अचानक अब आपसे आके बोलूं कि ये जो ये क्या है? सारणी है, उपसारणी नहीं है। अब मैं आपसे अचानक आके बोलूं कि इसमें से अवयव 3 का या अवयव 5 का, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं? अवयव 5 का या अवयव, यहां पे इस 3 का नहीं, 3 मत लिखिए क्योंकि 3 बार बार है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, इसको 6 कर लीजिए। अब मैं ये आपसे बोलूं कि अवयव 6 का या अवयव इस 3 का उपसारणी निकालिए, आप कैसे निकालेंगे? यही चीजें बस करना है। आपसे बोलेगा कि इस सारणी में अवयव 5 का उपसारणी निकालिए। तो देखिए, जिस अवयव का हमें उपसारणी निकालना रहेगा, पहले हम चेक करेंगे कि उसका कौन सी पंक्ति में वो है और कौन से स्तंभ में है। तो हम निकाल रहे हैं पहले अवयव 5 का उपसारणी, अवयव 5 की उपसारणी हम निकाल रहे हैं। जब हम अवयव 5 की उपसारणी निकाल रहे हैं तो हमें क्या पता चला? 5 की उपसारणी मतलब पहले हम उपसारणी को M से डिनोट करते हैं, और हमें पता क्या चला कि 5 है कहां? सर जी 5 है प्रथम पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में। तो I यहाँ पे पंक्ति को डिनोट करता है और J स्तंभ को। तो 5 किस में है? प्रथम पंक्ति में और द्वितीय स्तंभ में। तो M12 क्या लिखेंगे? M12। क्यों? क्योंकि जो 5 है वो कहां है? प्रथम पंक्ति के द्वितीय स्तंभ में है। तो ये M12 इस प्रकार लिखेंगे। अब हमें क्योंकि उपसारणी निकालनी है, तो जैसे हम सारणी को हल करते थे, कोई एक तत्व लेते थे तो उसको कैसे कट करते थे? सर ये कट कर दीजिए, ये कट कर दीजिए, बचा क्या? उसको लिख दीजिए। तो ऐसे लिख दीजिए 3 4 1 6, इसको हल कर दीजिए, यही हो जाता है आपका उपसारणी। मल्टीप्लाई करेंगे तो सर जी 18 -4, और ये -4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 14। यानी कि अवयव 5 की जो उपसारणी है वो क्या है? 14 है। अवयव 5 की जो उपसारणी है वो 14 है। देखिए चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं, बस ये बताइए। उपसारणी निकालने का मतलब क्या होता है कि किसी एक अवयव के सापेक्ष हम निकालते हैं। तो हमें मान लीजिए अवयव 5 की उपसारणी निकालनी है, तो पहले हम ये चेक करेंगे कि जो अवयव 5 है वो किस पंक्ति में है और किस स्तंभ में है। तो हमें पता चला कि जो ये अवयव 5 है ये प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ में है। तो हम लिख लेंगे M12, यानी कि
प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ के तत्व की उपसारणी। अब हमें क्योंकि इसका उपसारणी निकालना है तो हम उस तत्व को ऐसे लेंगे और इसके लंबवत और क्षैतिज काट देंगे। इसके अलावा जो तत्व बचेंगे उनको एक छोटी सी सारणी में लिख देंगे, जैसा कि हम लोग सारणी को हल करते थे। तो 3 बचे, 4 बचे, 1/6 बचे। अब जैसे सारणी को हल करते थे 6 का मल्टीप्लाई 3 में, 4 का मल्टीप्लाई 1 में, 18 - 4 14। तो ये जो अवयव 5 है इसकी उपसारणी क्या हो जाएगी सर जी? इसकी उपसारणी 14 हो जाएगी। इसकी उपसारणी क्या हो जाएगी? इसकी उपसारणी 14 हो जाएगी। एक और देख लेते हैं, इसी में हम लोग देख लेते हैं अवयव 6 का उपसारणी। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? अवयव 6 की उपसारणी। अवयव 6 की उपसारणी। हमसे एक बच्चे ने बोला कि सर जी निकाल रहे हैं तो निकालिए, अवयव 6 की भी उपसारणी निकालिए। तो हमने बोला चलिए भाई निकाल देते हैं। तो यहां से हम क्या चेक करेंगे? हमें अवयव 6 निकालना है तो हम लिख लेते हैं m = तो अब हम चेक करेंगे m लिखने के बाद कि ये जो अवयव 6 है जिसका हमें उपसारणी निकालना है, पहले हम ये तो पता करें इस किस पंक्ति और किस स्तंभ का तत्व है। बच्चे ने बोला सर पता कीजिए। हम चलिए पता करते हैं। हम जैसे ही 6 को पकड़ते हैं तो हम देखते हैं तृतीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ का तत्व है। किसका तत्व है? तृतीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ का। तो यहां पे हम लिख देंगे M33। अब क्या करना है सर जी? अब इसके 6 के लंबवत और क्षैतिज काट देंगे। जो अवयव बचेंगे उसको एक सारणी में लिख लेंगे। क्या क्या बचेगा सर जी? 2 5 और 3 अब जैसे सारणी हल करते हैं तो ये क्या आ जाएगा सर जी? 6 माइनस में 15, आंसर आ गया -9। यानी कि जो अवयव 6 है इसका उपसारणी क्या हो जाएगा? जो अवयव 6 है इसका उपसारणी क्या हो जाएगा? -9। जो अवयव 6 है इसका उपसारणी क्या हो जाएगा? -9। जो अवयव 6 है उसका उपसारणी क्या हो जाएगा? -9। उपसारणी निकालना आपको मुझे लग रहा है कि अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम कैसे किसी अवयव का उपसारणी निकालते हैं। जी सर, यहां तक चीजें हमें समझ में आ गई। अब अगर आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई, तो मैं अब आप लोगों को लेकर चलूंगा सहखंड की ओर। अब हम सभी लोग चलेंगे सहखंड की ओर। तो देखिए, अगर सहखंड को निकालते हम उपसारणी की सहायता से ही है। सहखंड का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग देख लेंगे। सहखंड को डिनोट किससे करते हैं सर जी? AIJ। तो हम लोग लिखते हैं AIJ = -1I + J और फिर MIJ, यानी कि सहखंड। अब आप ध्यान देंगे, पहले अभी मैं इसी सारणी का दोनों अवयव का यहां पे आपको सहखंड निकाल के दिखाऊंगा, फिर इसी सारणी किसी और सारणी के भी डायरेक्ट सहखंड भी निकाल के दिखाऊंगा। देखिएगा, तो हम यहां पे अवयव 5 का सहखंड ज्ञात करेंगे। अवयव 5 का सहखंड, अवयव 5 का सहखंड क्या हो जाएगा सर? अवयव 5 का सहखंड। अब जब हमें अवयव 5 का सहखंड ज्ञात करना है तो यहां पे क्या हो जाएगा? अवयव 5 किस पंक्ति किस स्तंभ का है सर जी? 1 2 का है। और ये फॉर्मूला क्या कहता है? कहता है -1 और I का मतलब पंक्ति, J का मतलब स्तंभ, तो 1 + 2 और फिर MIJ हमने क्या निकाला था? M12 सर जी 14, लिख दीजिए 14 हो जाएगा क्या? 1 2 = अब ये बताइए -1 के पावर 3 है, और जब किसी भी निगेटिव क्वांटिटी जब भी किसी ऋणात्मक चीज के ऊपर अगर ऑड नंबर होता है, जैसे -1 के पावर 3 है, तो इसका अगर हम क्या निकालेंगे? इसका जब हम क्यूब करेंगे, जब घन लेंगे तो क्या चीजें आएंगी? -1 ही आएगी। लेकिन इसका हम स्क्वायर निकालते तो वो क्या आ जाता? 1 आ जाता। याद रखना है आपको चीजें। जब भी किसी ऋणात्मक संख्या के पावर में अगर इवन नंबर होगी, अगर
इवन नंबर होगा तो क्या हो जाएगा, वो धनात्मक हो जाएगा, लेकिन अगर ऑड नंबर रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। सर जी इवन ऑड क्या होता है? इवन संख्या वो संख्या, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से कट जाएं, ऑड नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 से न कटे। तो इस चीज की ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी ऋणात्मक संख्या के ऊपर कोई ऐसा नंबर है जो 2 से कट रहा है तो उस ऋणात्मक संख्या का वर्ग करिए, 4 बार करिए, 5 बार करिए, क्या हो जाएगा वो, क्या हो जाएगा वो धनात्मक, और अगर ऑड है तो ऋणात्मक। तो चीजें ध्यान देंगे। तो यहां पे चीजें क्या हो जाएंगी, -1 के पावर 3 है सर जी, -1 गुणे में 14, तो ये क्या आ जाएगा -14, यानी कि जो अवयव 5 है इसका सखंड -14 और जो अवयव 5 की उप सारणी है वो क्या है 14। अब देखिएगा, अब मैं कहता हूं अवयव 6 की उप सारणी, अब अवयव 6 की सहखंड निकालिए, अवयव 6 का सहखंड मेन यही है बच्चों। अगर ये आप समझ लिए तो फिर आप क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कराऊंगा तुरंत कर लेंगे। अब हमें इसका सहखंड ज्ञात करना है, तो सर सहखंड कैसे ज्ञात करेंगे? इसका सहखंड ज्ञात करना है तो सहखंड का फॉर्मूला 6 अवयव किस पंक्ति किस स्तंभ का है सर जी, तृतीय पंक्ति तृतीय स्तंभ। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -1 के पावर 3 + 3 और इनटू में क्या हो जाएगा सर जी m33 क्या आया है सर जी -9। अब बताइए क्या हो जाएगा, -1 के पावर 6 गुणे में -9। अब क्या बताइए, 6 2 से कटता है सर, कटता है, यानी कि इवन नंबर हो गया, तो -1 की जगह क्या हो जाएगा 1 और 1 इंटू में -9, तो ये क्या हो जाएगा -9। यानी कि इस अवयव 6 का जो उप सारणी और जो सहखंड है दोनों समान है, दोनों क्या है -9 है, दोनों क्या है -9 है। तो हम सहखंड कैसे निकालते हैं, हम सहखंड उप सारणी की सहायता से ही निकालते हैं, और यही संबंध है सहखंड एवं उप सारणी में। यही संबंध किसमें है सर जी, यही संबंध है सहखंड एवं उप सारणी में, यही संबंध है। यही संबंध किनमें बीच है बच्चों, यही संबंध है सर जी सहखंड एवं उप सारणी के बीच ये संबंध है। चलिए ठीक है, यानी कि अगर हम इसमें से किसी भी तत्व का बोले तो पहले हम उसका उप सारणी निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, उसका सहखंड निकालेंगे। तो जरूरी नहीं है आप ऐसे लिखें उप सारणी कि हम उप सारणी निकाल रहे 5 अवयव को, फिर हम लिखे सहखंड। देखिए जैसे अब डायरेक्ट हम आपको सहखंड निकाल के दिखा देते हैं, डायरेक्ट हम आपको जल्दी से कोई नंबर ले रहे हैं, तो हम आगे सहखंड निकालने को मिलेगा ही आप लोगों को, ध्यान से समझिए। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक सारणी है 1 2 4 3 5 3 4 1 6। अब हमें बोले कि इसमें से अवयव 5 का सहखंड निकालिए। हमने बोला अवयव 5 का सहखंड निकालिए। तो अवयव 5 का जब हमें सहखंड निकालना तो हम सारणी की उप सारणी क्यों निकालेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे अवयव 5 का सहखंड, यानी कि a बराबर। अब अवयव 5 किस पंक्ति का है सर जी, द्वितीय पंक्ति और द्वितीय स्तंभ का तत्व है, तो लिख लीजिए a22। फिर क्या हो जाएगा -1 के पावर 2 + 2, और फिर क्या होता था m। तो हमें इसका m निकालना कैसे हम सीखे थे, हमें जिसका m निकालना हो इसके हम लंबवत और इसके क्षैतिज काट देते थे, और जो अवयव बचता था उसको डायरेक्ट यहीं पे लिख लेंगे। बचा सर जी 2 5 4 6। अब इसको हल कर दीजिए, तो a22 इसके पावर क्या हो जाएगा -1 के पावर 4, 4 2 से कटेगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों सर 6 12 और सर -20। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों सर, ये हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा इंटू -8 इक्वल टू -8। तो a22 का जो सहखंड आएगा क्या आएगा -8 आएगा। तो कैसे हम डायरेक्ट भी निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। डायरेक्ट क्या, यहां पे हम डायरेक्ट उप सारणी निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं हम लिख के दिखाएंगे पहले उप सारणी फिर सहखंड, नहीं, हम अगर सहखंड पूछा है तो यहीं पर डायरेक्ट उप सारणी निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये हमको लग रहा है कि आप लोग सहखंड और उप सारणी को एकदम अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो मैं एक्सरसाइज की ओर चलता हूं। बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है, बहुत आसान सा एक्सरसाइज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में 2 प्रश्न दिए हैं, दो एक मतलब 2 प्रश्न दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में भी 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से भी एक बताऊंगा और क्वेश्चन नंबर 2 से भी एक बताऊंगा। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना है, जो दूसरा वाला रहेगा आप लोग करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला है वो कह रहा है
2,0 मतलब 2 का सारणी का दिया है, 2 गुणे 2 की ये सारणी अवयव है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है यहां पे लिख देता हूं। इसका पहला जो है वो कह रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित सारणी के अवयव के उप सारणी और सहखंड निकालिए। तो यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी के प्रत्येक अवयवों के मतलब बोल दिया, मतलब प्रत्येक अवयव के। यहां पे क्या बोला है कि निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 1 2 दोनों के लिए, निम्नलिखित सारणी के अवयव के उप सारणी एवं सहखंड निकालिए। तो यहां पे इसका मतलब हुआ बच्चों कि हमें प्रत्येक अवयव का निकालना होगा। यहां पर इसका मतलब हुआ कि हमें प्रत्येक अवयव का निकालना होगा। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अवयव दो का सहखंड एवं उप सारणी एवं सहखंड। अच्छा, अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते, आप अगर समय तो बोर्ड में कीमती रहता है, तो पेपर में ऐसे मत लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी का निकालना, एक का निकालना तो हम लिख लेते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे m। और ये कौन सा तत्व है सर जी? प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का, तो M11। इसी से एग्जामिनर समझ जाएगा। M11 मतलब किस तत्व का है? 2 का उपसारणी है। M मतलब उपसारणी। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। 2 को ऐसे लेके काट दीजिए, 2 को रखेंगे और ऐसे काट देंगे, क्या बचेगा? 3। तो M की उपसारणी क्या हो गई? 3 हो गई। प्रथम तत्व की उपसारणी क्या हो गई? 3 हो गई। अब यहीं से हम निकाल देते हैं A11, यानी कि तत्व 2 का सहखंड, और सहखंड क्या होता है? -1 के पावर 1 + 1 इंटू में M। तो M क्या आया है? 3 आया है। अब -1 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2, और -1 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 × 3। तो इसका जो सहखंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उसका सहखंड भी 3 ही हो जाएगा। ठीक है सर। अब हम निकालेंगे 4 का। 4 कौन सा तत्व है? प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ का, तो M12। अब 4 के लंबवत कट कर दीजिए तो 0 आएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे A12, तो ये क्या हो जाएगा? -1 के पावर 1 + 2, तो ये क्या हो जाएगा? इंटू में 0, तो ये क्या हो जाएगा? -1 इंटू में 0 = 0। ये हम किस तत्व का निकाले हैं? 4 का। अब हम 0 का निकाल लेते हैं। सर जी 0 कौन सा तत्व है? द्वितीय पंक्ति और प्रथम स्तंभ का तत्व है। 0 के सापेक्ष कट करेंगे, 0 के सापेक्ष कट करेंगे तो सर जी -4 बचेगा। तो A21 निकाल लीजिए। A21 क्या आ जाएगा सर जी? A21 आ जाएगा -1 के पावर 2 + 1 इंटू में -4। सर जी ये हो जाएगा -1 इंटू में -4 = हो जाएगा 4। माइनस मल्टीप्लाई हो क्या बन जाएगा? प्लस। अब एक लास्ट तत्व बचा है जो कि है हमारा क्या? 3। अब 3 के सापेक्ष निकाल लीजिए। तो 3 किसका है? सर जी द्वितीय पंक्ति और द्वितीय स्तंभ का है। 3 के सापेक्ष कट कर दीजिए, क्या आएगा? सर जी 2 आएगा। अब A22 निकाल लीजिए, तो सर -1 के पावर 2 + 2 इंटू में 2। अब यहां पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और -1 के पावर 4 है, 4 क्या इवन है, तो 1 × 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहां पर देखिए हम सभी तत्व के, यहां पर हम लोगों ने सभी तत्व के उपसारणी एवं सहखंड निकाल लिए हैं। यहां पर हमने सभी तत्व के उपसारणी और सहखंड ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, यहां पर हमने सभी तत्व के उपसारणी और सहखंड बच्चों ज्ञात कर लिए हैं। चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पहले की ओर, दूसरे के पहले की ओर। चलिए भाई, इसके भी हमें सभी तत्वों के ज्ञात करने हैं। तो हम एक लाइन से यहां से स्टार्ट करते हैं और ज्ञात करना। M11 क्या हो जाएगा? इसको कट कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए, तो M11 हो जाएगा सर -M11 क्या हो जाएगा? इसको कट कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई कीजिए 1, तो सर जी 1 - 0, या आप इसको ऐसे भी लिख लीजिए पहले भाई। इसके सापेक्ष ये कट करेंगे तो बचेगा सर जी 1 0 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 - 0, ये क्या चीजें आ जाएंगी? 1। अब हम इसका निकाल लेते हैं A11। A11 क्या होता है सर? -1 के पावर 1 + 1 इंटू में M11, तो M11 कितना है? 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? -1 के पावर 2, तो 1 ही हो जाएगा, इंटू 1 = 1 ही हो जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं M12, यानी कि इस 0 के सापेक्ष, तो 0 के लंबवत और क्षैतिज कट कर दीजिए, क्या बचेगा? सर जी बचेगा 0 0 0 1, तो सर जी इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 0 - 0, तो ये सर जी 0 ही आएगा। अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे A12।
अब यहाँ पे जब हम लोग A12 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 के पावर हो जाएगा 1 + 2 और इंटू में 0, किसी भी चीज़ का 0 मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा सर जी 0 ही आएगा। अब निकाल लीजिए M13। अब जब हम M13 निकालेंगे तो चीज़ें क्या आ जाएंगी सर जी, अब इस 0 के सापेक्ष निकाल लीजिए, तो इसको कट कर दीजिए क्षैतिज और लंबवत, क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी सर जी 0 0 1 0। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो चीज़ें क्या आ जाएंगी 0, तो 1 3, तो ये क्या आ जाएगा -1 के पावर 1 + 3 इंटू में 0, किसी भी चीज़ का 0 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बच्चों सर जी 0 ही आएगा। ठीक इसी प्रकार अब हमें और ज्ञात करना है, जैसे ये तो M, ये कौन सा तत्व है M21, इसको अगर हम ज्ञात करें तो इसके सापेक्ष कट कर दीजिए तो इसका भी 0 ही आएगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं 0 0 0 1, तो इसका भी 0 ही आएगा। और फिर A21 भी क्या आएगा सर जी -1 के पावर 2 + 1 इंटू में 0, तो 0। ऐसे ही आप लोग और भी ज्ञात कर सकते हैं, मैं ज्ञात करता जा रहा हूँ, ऐसे ही सारे का हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको हम कट करेंगे, इसको कट करेंगे, इसको ऐसे लंबवत और क्षैतिज, क्योंकि 1 का निकाल रहे हैं ना, M22 मतलब 1 का, लंबवत और क्षैतिज क्या बचेगा सर जी 1 0 0 1। अब अगर इसका करें तो सर जी 1 - 0 तो 1, और अगर A22 निकाले, अब अगर सर यहाँ पे A22 निकाले तो क्या हो जाएगा -1 के पावर 2 + 2 इंटू में 1, तो चीज़ें क्या आ जाएंगी 1, क्योंकि इसके ऊपर क्या 1 × 1, तो चीज़ें क्या आ जाएंगी 1 आ जाएंगी। फिर अगर बात की जाए A23, यानी कि इस 0 के तो लंबवत और क्षैतिज, लंबवत और क्षैतिज कट करेंगे तो चीज़ें आ जाएंगी सर M23 ना, M23। अब लंबवत और क्षैतिज कट करेंगे तो चीज़ें आ जाएंगी 1 0 0 0, तो ये क्या आ जाएगा 0, और फिर A23 भी करेंगे तो क्या आ जाएगा सर जी -1 के पावर 2 + 3 इंटू में 0 = 0। ऐसे ही इस तीनों का भी निकालना है, आप लोग निकाल लीजिएगा बच्चों, इन तीनों का भी वैसे ही निकालना है, इसको हम लोग निकाल लीजिएगा आप लोग, जैसे हम अभी निकाल के भी दिखा दे रहे हैं, एक और कर दे रहे वाली लीजिए। तो M31 ये क्या हो जाएगा सर, ऐसे कट कर दीजिए, ऐसे कट कर दीजिए, क्या हो जाएगा सर ये 0 1 0 0, ये भी हो जाएगा 0, तो A31 भी क्या हो जाएगा -1 के पावर 3 + 1 इंटू में 0, और ये भी 0 हो जाएगा। फिर अगर ऐसे ही निकाले M32 का, लीजिए सारा हो ही गया है, M ऐसे कट कर दें तो ये क्या हो जाएगा सर जी 1, ये हो जाएगा सर जी 1 0 0 0, इसको भी सॉल्व करने में क्या आएगा 0 हो जाएगा। तो A32 भी क्या हो जाएगा -1 के पावर 3 + 2 इंटू में 0 = 0। फिर अगर बात की जाए कि इसकी M33 की, लीजिए पूरा ही हल हो गया, इसको कट कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए, तो सर जी हो जाएगा 1 0 0 1, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 - 0 = 1। तो A33 क्या हो जाएगा बच्चा -1 के पावर 3 + 3 इंटू में 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 1 = 1। ये हो गया आपका पूरा सॉल्यूशन। यही करना था हमें क्वेश्चन नंबर किसमें सर जी क्वेश्चन नंबर 2 1 और 2 में हमने पूरा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों सेम है बच्चों, और 5 तो बहुविकल्पी है, तो 3 और 4 में से मैं आपको बस 3 बताऊंगा और ये आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कर लेते हैं बच्चों। बस क्वेश्चन नंबर 3 अब आप लोग कर लेंगे और आपका ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों क्या है बच्चों सेम है, और 3 4 में भी आपको यही सारी चीज़ें ज्ञात करनी है और कुछ अलग से ज्ञात नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में और कुछ अलग से ज्ञात नहीं करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयव के सहखंडों का प्रयोग करके जो सारणी दी हुई है डेल्टा = 5 2 1 3 0 2 8, ये 0 है ना, 8 1 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो आप लोग कहेंगे सर जी ये कैसे होगा। देखिए किसी भी सारणी का भी हम मान ज्ञात करते थे तो कैसे ज्ञात करते थे, जो हम विधि था, लेकिन एक फॉर्मूला भी है इसके लिए। ये फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो देखेंगे सारणी के लफ्जों में बता रहा हूँ। किसी भी सारणी, जैसे ये सारणी डेल्टा का हम मान यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं, इस सारणी का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा सहखंड में। तो देखिए A11 इंटू A11 मतलब इसका ये जो तत्व है A11,
ठीक है। और इसमें किसका इंटू कर दे, इसके सहखंड A1 का। फिर ऐसे ही A12 में किसका इंटू कर दे, इसके सहखंड किसके A12 का। फिर A13 में किसका इंटू कर दे, इसके सहखंड 13 का। ऐसे ही चलता जाएगा कि फिर A21 में इंटू कर दीजिए इसके सहखंड 23 का। ऐसे ही ऐड करते जाएंगे जितने भी तत्व हैं, तो उस सारणी का हम मान ज्ञात कर लेंगे, जैसा कि मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। अब मैं आपको इसी जो फॉर्मूला मैंने बताया बस उसके तत्व का गुणा करके जोड़ दीजिए सहखंड में, तो सारणी का मान आ जाएगा। जैसे देखिए इसका हम निकाल रहे हैं, क्या बोला है, दूसरी पंक्ति बोला है, तो दूसरी पंक्ति ये है और इस सभी अवयवों का हम क्या निकालेंगे, इसके सभी अवयवों का हम निकालेंगे। इसके सभी अवयवों का हम जिस पंक्ति के सहारे बच्चों बोला होगा, यहाँ पे देखिए जैसे हमने किस पंक्ति के सहारे निकाला है, प्रथम पंक्ति, तो यहाँ पे क्या बोला, द्वितीय पंक्ति के सहारे निकालना है। तो इसके तत्व का पहले सहखंड निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा। अगर हम निकाले बच्चों A21 यानी कि 2 का निकाले तो क्या हो जाएगा सर जी, -1 के पावर 2 + 1। और अगर इसका हम m निकाले तो क्या हो जाएगा, ऐसे कट हो जाएगा सर 3 2 8 3। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो -1 के पावर क्या हो जाएगा 3, -1 के पावर 3 और इसका 9 माइनस में 16, 9 माइनस में 16। अब हम लोग अगर इसे आगे सॉल्व करें तो ये -1 हो जाएगा, किसी की पावर क्या है, ये ऑड नंबर है तो माइनस में ही आएगा -3। और यहाँ पे अगर माइनस की जाए तो इंटू किया माइनस किया जाए तो क्या आ जाएगा -7। तो ये क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा। अच्छा, और फिर हम किसका क्या निकालेंगे, सहखंड दूसरी पंक्ति के दूसरे तत्व यानी कि 0 का। अगर हम 0 का निकालें तो -1 के पावर 2 + 2। अब इसका 0 के पावर ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या बचेगा सर जी, बचेगा 5। ऐसे देखिए कट कर दीजिए ना, ऐसे क्या बचेगा 5 1 और 8 3। इसको सॉल्व कर दीजिए तो -1 की पावर 4। और अगर इसको सॉल्व करें सर जी तो 15 माइनस में 8, ये सर जी पावर 4 है यानी कि इवन है, तो ये -1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू में 7, तो ये -7 हो जाएगा। ठीक है। अब लास्ट तो किसी एक पंक्ति के सहारे बस करना होता है या किसी एक स्तंभ के सहारे। अब लास्ट तत्व जो है वो क्या है, तो -1 के पावर 2 + 3। लास्ट तत्व क्या है 1। अब 1 का ऐसे कट कर दीजिए, क्या बचेगा सर जी, बचेगा 5 1 3 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बस हो जाएगा। तो -1 के पावर सर 5 क्या है, ऑड नंबर है तो माइनस में ही आएगा इसका मतलब। और ये क्या हो जाएगा 10 - 3। तो ये चीज़ें क्या आ जाएंगी सर, ये इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा -1 और इसको सॉल्व करने पे 7, तो ये हो जाएगा -7। अब आपको क्या करना है, हमें अब इसका क्या निकालना है, इस सारणी को निकालना है, सारणी का मान निकालना है। तो सारणी का मान बराबर क्या हो जाएगा, सारणी का मान बराबर हो जाएगा बच्चों तो 2 गुणे में A21, क्योंकि A21 क्या है, A21 यहाँ पे अगर फॉर्मूले के हिसाब से लिखे तो A21 इंटू A21 प्लस A22 इंटू में A22 प्लस A23 इंटू में A23। अब इसको आप ऐड कर दीजिए। A21 क्या है सर जी 2 है और A21 क्या है, ये सर जी 7 आया है। प्लस कर दीजिए A22 की वैल्यू सर जी 0 है और A22 का मान -7 है, इंटू -7। ठीक है सर, प्लस कर दीजिए A23 का मान सर जी 1 है और A23 का मान क्या है -7 है। कर दीजिए सर जी 14 - 7 = 7। ये हमारी सारणी का मान हो गया। अब आपको बच्चों सारणी का मान भी सहखंड के सहारे याद करना आ गया होगा। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। इस वीडियो को अगर आपको नहीं समझ में आया, देखिए इसी के सहारे बस क्या करना था, उस तत्व का उसमें मल्टीप्लाई कर देना था और जोड़ देना था, सारणी का मान आ जाएगा किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सहारे। तो आज के बच्चों हम लोग का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। फिर कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया है, अब इसी के सहारे इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व होगा बच्चों। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ जाए। थैंक यू बच्चों।